हेलो, और क्या हालचाल है बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? हमेशा की तरह आज मेधा रीडिफाइंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपके शिवार्थ सर आपके लिए फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला लेक्चर यानी कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर हाजिर है। फील्ड की स्पेलिंग सही है ना? यस। तो बच्चों होपफुली शायद मैं थोड़ा लेट हूं क्योंकि आप लोग का शायद चैप्टर 1 स्कूल्स में भी खत्म हो गया होगा और आप लोगों ने सेल्फ स्टडी के प्लेन पे भी खत्म कर लिया होगा। मैंने ये सोचा जो पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स के चैप्टर 1 एंड 2 है वो मैं एक क्यूमुलेटिव तरीके से अलग अलग पार्ट्स में, जैसे यहाँ ये डिस्कस किया, इसके बाद मैं डाइपोल पे आऊंगा, फिर मैं गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आऊंगा, फिर मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पे आऊंगा और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स एंड कैपेसिटेंस करके 4-5 हिस्सों में ये दोनों चैप्टर खत्म कर दूंगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक वीडियो बनाया था, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा था, जहां मैंने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैट्स दिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है आप लोगों में से तो मेरी गुजारिश है उसे जरूर देखिए। उसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स को देखते कैसे, चार्ज क्या होता है, ये सारी बातें हमने की हैं उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड चीज क्या होती है, मतलब बेसिकली फील ऑफ द कॉन्सेप्ट। आज मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा और आप में से जो लोग अभी मुद्दे पर नहीं आए हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स, प्लीज मुद्दे पर लौट आइए। देयर इज नो टाइम टू वेट। और आपकी टैग लाइन क्या होनी चाहिए? देयर इज सो मच टू डू, सो लिटिल इज डन। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है और लंबा सिलेबस है और ये शुरुआती दोनों चैप्टर्स मुश्किल भी है। मतलब फिजिक्स क्लास 12 में बुक 1 थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है और बुक 1 में भी ये दोनों चैप्टर्स ज्यादा टेढ़े हैं, जो मुझे तो पर्सनली लगते हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर्स भी आता है, कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी को आपको ध्यान से समझना और देखना पड़ता है। एडवांस्ड और मेंस में भी थोड़ा टेढ़े सवाल बन जाते हैं इसमें, और बोर्ड्स में भी एक ना एक डिफिकल्ट टेढ़ा सवाल आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं जितने भी सवाल मैं आप देखोगे जब ये वीडियो, तो जितने भी PYQs हैं आपके मोटा मोटी इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं कवर करूंगा। जो पॉसिबल सवाल बन सकते हैं इससे, वो सारे सवाल मैं आपको दूंगा। और इस गारंटी और इस वायदे के साथ, वैसे गारंटी तो नहीं देनी चाहिए टीचरों को, लेकिन इस वायदे के साथ कि इट विल कवर ऑल प्रोबेबिलिटी और ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जितने भी टाइप बन सकते हैं मैं सब कवर कर लूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। NCERT के सवाल भी कराऊंगा आपको यहीं पर, जो नॉन NCERT है वो भी कराऊंगा, जो बनते हैं, जो PYQs आए हैं वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो दो बातें, एक तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, लेकिन नोट्स बनाने का तरीका क्या है? पहले दिमाग में नोट्स बनाने हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं बोलूंगा आपसे कि नोट करो, तब आप नोट करोगे। उससे पहले आप मेमोराइज करो, दिमाग में समझने की कोशिश करो, कि चीज को पलट कर दोबारा देखना हो, दोबारा देखो। पढ़ाते पढ़ाते मत नोट करना, वरना नोट अच्छे से होगा ना याद अच्छे से होगा। ठीक है, चले, समझना पे जोर देना, दिमाग में कैप्चर करना, कॉपी पर तो उतार ही लोगे आप। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। कई लोग एक सवाल पूछे कॉपी पे उतारने की क्या जरूरत है, रेडीमेड वीडियो नोट्स है। ये आपकी बात सही है, कई लोग का इससे काम चल जाता हो, लेकिन हम जिस जनरेशन से आते हैं, आप लोग भी एक हद तक 7th 8th 9th तक आप लोग ने मसल, एक चीज है मसल मेमोरी, लिखने पर याद होता है। तो मेरी आदत वैसे, अगर आप लोग का सिर्फ देख के याद हो जाता है तो कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास तो रेडीमेड नोट्स है, सवाल सिर्फ लगा लेना। तो वैसे भी आप कर सकते हो, टू ईच हिज ओन, जैसा आप लोग को प्रेफर करता हो। मेरी राय यह है, मैं रिकमेंडेशन दूंगा, एक अपने पास रेडीमेड नोट्स की कॉपी होती है तो थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है और अच्छा भी लगता है। बाकी इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, नथिंग इज फोर्स्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब मैंने पहले ही बताया है, सबको पता होगा, चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज रुका हुआ है, एक रुके हुए चार्ज इन मोशन नहीं है, एक रुका हुआ चार्ज एक फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कारण वो इंटरेक्ट करता है दूसरे चार्जेस से, उसके बारे में पढ़ेंगे। जहां तक रही चार्ज की बात, तो चार्ज के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है शायद, बस मैं इतनी बात बोल दे रहा हूं। चार्ज क्या होता है? सिंबल होता है Q, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट होता है कूलम, एडिटिव होता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी का मतलब एल्जेब्रिकली ऐड होगा, एल्जेब्रिकली वेक्टर लॉज नहीं लेंगे, ये सारी बातें आपको पता है। और चौथी बात, Q इज इक्वल टू NE होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके डिटेल में इन सब पे मैं नहीं जा रहा हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज शब्द का मतलब क्या है? सबसे जो छोटा चार्ज पॉसिबल है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं हो सकता। ऑल्दो आज ये बात सही तरीके से लागू नहीं होती, आज क्वार्क्स वगैरह डेवलप हो गए हैं, लेकिन जिस लेवल पे हमें पढ़ना है वहां हमारे लिए सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और E की वैल्यू कितनी होती है ये भी आप लोगों को पता होगा, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहां तक बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आप लोगों को पता है, इसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि ये सब 10th में भी कर रखा है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 कूलम में कितने होते हैं, वो आप सब लोग कर लोगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं सीधे, ठीक है, आगे चलो, सीधे मैं आ रहा हूं कूलम्स लॉ पर।
थोड़ा तेज रफ्तार में कराऊंगा क्योंकि कराने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, रफ्तार थोड़ी तेज रहेगी तो आप लोग दिमाग पर भी जोर रखिएगा, ठीक है, वरना बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। और इसका मतलब ये नहीं समझाऊंगा नहीं, समझाऊंगा 2-3 बार, थोड़ा जल्दी मतलब तेजी से करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बहुत स्लो तरीके से पढ़ाते हैं, वीडियो अननेसेसरली लंबी हो जाती है, इससे कुछ काम नहीं बनता आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ, ओहो सॉरी, कूलम्ब्स लॉ जैसा कि आपको दिख ही रहा है, कूलम्ब्स लॉ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज है और एकदम बिल्कुल किसके तरीके से है, ग्रेविटेशन के तरीके से है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है मैं बात कर दे रहा हूं। मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट और डिस्क्रीट अलग अलग चार्जेस हैं। पहले मैं स्केलर फॉर्म में बात कर रहा हूं, पहले में 2 फॉर्म है इस लॉ के, फॉर्म एक ही है, मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेता हूं, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड, ये बात करता है, मान लीजिए एक चार्ज है आपका Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनको एक लाइन जोड़ रही है और इनके बीच की इनके सेंटर्स के बीच की कुछ दूरी है r। स्केलर फॉर्म का मतलब मॉड f की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये कहता है ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये बेसिकली स्केलर फॉर्म का पार्ट है। और इस r स्क्वायर आने के कारण ये जो आया है ना f इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस है जो हम आगे देखेंगे, इसी कारण गॉस लॉ वैलिड होता है, सारी बातें हम आगे देखेंगे। इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। माने जैसे चार्जेस को दूर करोगे उसके स्क्वायर के रेशियो से फोर्स कम होता जाएगा, जैसे चार्जेस को दूर करोगे स्क्वायर के रेशियो से फोर्स कम होता जाएगा, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट्स के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एक बढ़ाओगे तो एक से बढ़ेगा, दोनों एक साथ बढ़ा दोगे तो दोनों के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो बेसिकली ये है स्केलर फॉर्म में ये है। अब जब स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को एलिमिनेट करने के लिए आप कहां जाओगे, आप यहां आओगे, जो ये फॉर्म लिखा हुआ है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहां पर ये K क्या है भैया, ये K क्या है, K है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस K पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस K पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये K क्या होता है, इस K की वैल्यू जो आप लोगे हर जगह लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पे भी अलग से आ रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये मत पूछना ये यूनिट कैसे आ गई, K को इधर रखो, सब कुछ इधर लेके जाओ तो K क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर बाई Q1 Q2 हो जाएगा कि नहीं। और अगर इसको यहां से डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, इस आपको पता है। यहां पर एक ही चीज तो टेढ़ी लग रही है, एक तो नाम इसका थोड़ा टेढ़ा है कि अब 4 पाई वाई कहां से आ गया, खैर वो तो ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या बला है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या बला है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। टू समराइज, स्केलर फॉर्म में कूलम्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू K, अभी मैं एप्सिलॉन नॉट पे आऊंगा, टेंशन मत लो। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये एक फैक्ट ऑफ मैटर है, मतलब जो नेचर के लॉज होते हैं, जैसे जब बोलते हैं ग्रेविटेशन में F इज इक्वल टू Gm1m2 बाय R स्क्वायर, इसको समझाओ, कुछ समझाना नहीं है। M जो फोर्स लग रहा है दोनों फोर्सेस के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में या दोनों मासेस के बीच में, वो M1 से जितना मास ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, जितना दूसरा मास ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, जितना उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स कम हो जाएगा उसके स्क्वायर। ये यहाँ पर है, जितना मास जितना चार्ज ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा, ये दूसरा जब चार्जेस बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम होगा उसके स्क्वायर के रेशियो से। यही है कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म थोड़ा टिपिकल है, उस पर आता हूँ। स्केलर फॉर्म समझ में आया, 2 बातें बच गई हमारी, एप्सिलॉन नॉट वाली एक बात बच गई। ये मैंने K को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू मैंने लिखी, ये एग्जाम में दी होनी चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अभी सवाल करा रहा, टेंशन मत लो, अभी सवाल से देखो, ऐसे सिर्फ फॉर्मूले लिखने से कुछ याद भी नहीं होता है, सवाल से चीजें याद होती है। हाँ मैं इतना कहूंगा, किसी ने नोट नहीं किया तो अब पॉज करके नोट कर सकता है, स्केलर फॉर्म को अब पॉज करके नोट कर लेगा तो काम चल जाएगा। चलो ठीक। अब भाई साहब ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, ये एप्सिलॉन नॉट एक बहुत स्पेशल चीज जिसको हम बोलते हैं
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कई बार एयर भी ले सकते हो आप, वैसे एयर क्या नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली, या वैक्यूम, माने कुछ नहीं है। एक्चुअली में ये मेजर किस चीज का है ये लिख लो आप, इट इज ए मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली, कितने बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू ए मीडियम। अभी समझाता भी हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू अ मीडियम, इट इज ए मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू अ मीडियम। अब देखो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कह ये रहा हूं आपसे कि जब ये मान लो एक चार्ज था Q1, यहां कुछ था Q2, ये Q1 से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये हर दिशा में, मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, हर दिशा में क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे मैग्नेट होता है, ये हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा करता है। और ये इसके वैसे दूसरा वाला भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि यही कर रहा है, ये भी इससे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, ऐसे 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 हर दिशा में। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने इफेक्टिवली वैक्यूम से पास होकर इस तक पहुंच सकती है और उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, वो मेजर है, वो बताता है परमिटिविटी। नाम में लग रहा है परमिट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वाकई में एक चीज होती है, कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है मैथमेटिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए प्रॉपर थिंग। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, आप महसूस भी करते हो, दो मैग्नेट को टच करते हो तो देखते हो कि वो रिपेल करने लग जाते हैं ना, महसूस होता है कि अगर आप नॉर्थ लेके आ तो कोई ताकत है जो रोक रही है, वही फील्ड है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कितने इफेक्टिवली कर सकती है गिवन मीडियम से, उसका मेजर होता है परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपको पता है, अगर मैं यहां वैल्यू डालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू भी याद कर लेना, इसका भी काम आ जाता है। यूनिट इसकी उल्टी हो जाएगी, ये यहां जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगी, N-1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। इसका अगर डायमेंशन वगैरह निकालना होगा तो प्लीज निकाल लेना, मैं निकाल दूं क्या डायमेंशन, बता दूं। न्यूटन का होता है MLT -2, मीटर तो L, ये -1 का रेज हो गया है, L का -2 है, कूलम इज IT, चार्ज IT स्क्वायर। इसको ठीक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा M-1, L -1 था, -2 L-3 T स्क्वायर है, और T यहां से +2 है, T4 देख रहे हैं, T4 और I2 या A2 भी लिखा हो सकता है। ये हो जाएगा डायमेंशन इसका, ये हो जाएगा M-1 L-3, बाकी मैंने कोई गड़बड़ी ना की हो, मुझे वैसे याद नहीं है डायमेंशन, L-3 ठीक है, और T2 हो गया था और IT था तो T4 I2, ठीक है, बात समझ गए, लॉजिक समझ गए। तो ये हो जाएगा डायमेंशन। अब इसकी एक वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, जो वैल्यू हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट की, वो क्या लिखते हैं, 8.85, जहां इस्तेमाल करना होगा वहां एग्जाम में दिया गया, 10⁻², N-1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू एग्जाम में दी रहेगी। एप्सिलॉन नॉट चीज क्या होती है थोड़ा मैंने बता दिया आपको, कितने आसानी से एक मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकता है, इसका मेजर होता है एप्सिलॉन नॉट। और ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की तरह एक कांस्टेंट है। यहां तक बात क्लियर है, ये भी नोट करना पड़ेगा, ये भी नोट करना पड़ेगा। कर लिया है तो आगे बढ़े, पक्का, चलिए ठीक है। वेक्टर फॉर्म बताने से पहले एक सवाल कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म बताने से पहले आपको एक छोटा सवाल करा देता हूं, ये आप लोग जल्दी से पॉज करके करिए, समझ में आ जाएगा आपको कितनी बात क्लियर हुई है। जल्दी से पॉज करके ये सवाल करिए। डायरेक्शन वगैरह पे आ रहा हूं, वेक्टर फॉर्म पे आ रहा हूं, फोर्स कैसे लगता है, उसका डायरेक्शन कैसे होता है, फॉर्मूला पहले याद कर लेते हैं। सिंपल सा सवाल है, दो चार्ज स्फीयर्स हैं जिनका चार्ज इतना इतना है, 30 सेंटीमीटर अपार्ट है, इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है। सीधे फॉर्मूला लगाएंगे आप, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻7। दूसरा चार्ज कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻7। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू
10⁻² का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, पावर ठीक कर लेते हैं। 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻9 - 7 2 या -5, और नीचे कितना है ये 30 का मतलब 900 इंटू 10⁻⁻4। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, अगर इसको हटा दें यहाँ से -4 को तो यहाँ +4 हो जाएगा, और फिर ये 100 हो गया। 6 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻², 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कैलकुलेशन एरर्स माफ करिएगा कुछ हो गई हो, वैसे होगी नहीं, इसमें तो कैलकुलेशन एरर किसी से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सही लग रहा है, तो ये 100 हो गया, -2 गया, -1 -3, ठीक है, सब सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने वाले सवाल है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, तो सीधे फॉर्मूला है, याद करके आप लगा देंगे, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं, जल्दी करें, पॉज करके जल्दी से करें, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा इन सवालों पर, मैं तुरंत करूंगा, थोड़ा जल्दी करें। चले, सवाल क्या बोल रहा है भाई? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर इतना इज 0.2 न्यूटन। जो फोर्स दिया हुआ है वो है 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस? हमें आर निकालना है, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k q1 q2 बाय एफ। वैल्यूज डाल लेते हैं, k कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹। पहले फॉर्मूला बना लिया करिए, फिर सॉल्व किया करिए। Q1 कितना है? 0.4 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो कूलम है। दूसरा फोर्स कितना, चार्ज कितना है? 0.8 इंटू 10⁻⁻6। अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, ये जो Q है एक, ये जो Q है ये तो माइनस में है ना, ये Q1 हो गया आपका। Q1 कितना हो गया? 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना लिखा हुआ है? -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्या यहां पर ये माइनस लेंगे हम लोग? क्या यहां पर ये माइनस लेंगे हम लोग? नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस बस बता रहा है कि नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव है। ये माइनस क्या बता रहा है? नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव है। माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि नेचर ऑफ फोर्स क्या अट्रैक्टिव है। कभी भी जब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो साइन ऑफ चार्ज नहीं लेंगे। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का या सिग्निफिकेंट डायरेक्शन बताता है, वो डायरेक्शन बताता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी से डील करने से फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब इस पे और भी आऊंगा। तो जब आप उस पर बात करेंगे तो कहीं पर भी आप फोर्स या चार्ज का साइन नहीं लेंगे। चार्ज का साइन वहां सिर्फ डायरेक्शन उन क्वांटिटीज की बताता है। मैग्नीट्यूड निकालते वक्त आप चार्जेस का साइन नहीं लेंगे, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखेंगे। बात समझ गए? ठीक है, तो अब यहां साइन नहीं लेना है। अपॉन एफ कितना है? अपॉन एफ है आपका 0.2। निकाल लेते हैं, वैसे भी देखो नेगेटिव हो जाएगा, आर स्क्वायर कैसे नेगेटिव आ सकता है? तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर से पावर ठीक करते हैं, पावर ही ठीक किया जाए ना, ये तो पॉइंट कट गया, 2, ठीक है। तो 9 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू पावर क्या क्या है? 9 - 12, 9 - 12, ठीक है। तो ये 1.6 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर को लिख दो 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4। ध्यान से देखो, लिख सकता हूं कि नहीं? और फिर यहां से आर क्या हो जाएगा? इसका रूट करेंगे तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 10⁻² मीटर। और ठीक करेंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना बढ़िया सवाल है। सही तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, इजीली हो जाना चाहिए। 12 सेंटीमीटर, -4 -2 मीटर का मतलब सेंटीमीटर में है वो, ठीक। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? व्हाट इज द फोर्स, अभी इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन आप सीधे बता सकते हो। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट?
कई होशियार लोग हैं इसमें डालेंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज डाल रहे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ ना, आर वही है, Q1 वही, Q2 वही, के वही है, तो फोर्स तो सेम ही रहेगा। तो फोर्स कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, सेम इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। सेम इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू वही रहेगी, जो एक स्फीयर दूसरे पे लगा रहा है वही दूसरा स्फीयर भी पहले पे लगाएगा। ये इसको इधर खींच रहा था तो वो उसको इधर खींचेगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। वेक्टर फॉर्म पे आएंगे तो इस बारे में थोड़ी और बात करेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी से भी सोच सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूला लगाने वाले सवाल थे ये, मुझे बात उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और भी कोई सवाल है इसमें फॉर्मूले टाइप? ठीक है, ये भी एक सवाल इस तरह का, ये भी एक सवाल इस तरह का, बढ़िया सवाल है। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात भी आई है। जल्दी से पॉज अरे करें, ठीक सवाल है, जल्दी से पॉज अरे करेगा, जल्दी से, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तुरंत करूंगा, पॉज करके आप लोग जल्दी से करें इस सवाल को। सब एनसीईआरटी के सवाल है। ठीक है, एफ निकालना है 9 × 10⁻⁹ में फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूं, सीधे वैल्यूज डाल रहा हूं। Q1 कितना है? इफ चार्ज 6.5 × 10⁻⁷ का स्क्वायर, दोनों ही चार्जेस यही हैं, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या? या 0.5 का स्क्वायर भी कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 9 × 6.5 × 6.5 × 10⁻⁻14 है ऊपर, नीचे है 25, 10⁻⁻1 हो जाता है × 10⁻²। ठीक, ठीक बात है। हाँ, तो ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो यार 10⁻² आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो अब कितना हो गया है फोर्स? 9 × 65 × 65 × 10⁻⁻14 अपॉन 25। 5 से काट सकते हैं 13, एक बार फिर से काट सकते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 × 9 × 10⁻⁻14 न्यूटन। अगर और भी करना है तो 9 9 81, 9 6 54, 54 62, 6 17, 9 1 नहीं 15, तो इंटू 10⁻⁻14 है तो 1.521 × 10⁻⁻11 न्यूटन ये हो जाएगा। 1.5 × 10⁻⁻11 न्यूटन ये हो जाना चाहिए, अगर मैं सही हूं। 153, ठीक है, ठीक लग रहा है। बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन वगैरह देख लिया, पॉइंट लगा हुआ है। मेरा इंटरेस्ट दूसरे वाले पार्ट में है, मेरा इंटरेस्ट दूसरे वाले पार्ट में है। दूसरा वाला क्या कह रहा है? व्हाट इज द फोर्स, अगर दोनों को डबल कर दिया जाए, Q1 को मैंने कर दिया 2Q1, Q2 को कर दिया 2Q2, एंड डिस्टेंस R को कर दिया R/2। तो भाई लोगों प्लीज वैल्यू मत डालने लगना कि 2 कर दो इसको, इसको भी 2 कर दो, नहीं, बस क्या करोगे आप? K को K जैसा रखोगे। Q1 कितना हो गया है? 2Q1, ये कितना हो गया है? 2Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको देखो करोगे यहां पर तो कितना हो जाएगा? ये K तो K जैसा रहा, 2 × 2 4, और ये वाला R²/4, ये वाला 4 भी ऊपर चला जाएगा ना, नीचे है ना 2 का स्क्वायर 4, ये वाला 4 भी ऊपर चला गया, और बाकी क्या बच गया? Q1 Q2/R²। तो ये कितना हो गया? ये तो F ही है पूरा, ये F नहीं है। तो F' की वैल्यू कितनी हो गई? F' की वैल्यू हो गई 16F, F' की वैल्यू हो गई 16F। आप बता दोगे फोर्स विल इंक्रीज 16 टाइम्स, फोर्स विल बिकम 16 टाइम्स। प्लीज दोबारा डाल के सॉल्व मत करना, बहुत घटिया तरीका है, बच्चों वाला तरीका है, ये सब मत करना। वैसे भी
ये बात क्लियर है? वैसे भी ये तो 9 10th में भी किया है हम लोग ने, हम लोग को पता है कि F जो है प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो अब कोई को बोले Q1 को डबल कर दिया गया, Q2 को भी डबल कर दिया गया, R को आधा कर दिया गया, तो आपको पता है क्या करना है, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F डैश 2 इंटू 2 अपॉन प्रोपोर्शनैलिटी से 1/2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 अपॉन 1/4, तो 2 इंटू 2 इंटू 4 मुझे 16 टाइम्स बढ़ जाएगा F डैश ओरिजिनल से। अगर कुछ और दिया हो, लिखा हो Q1 डैश 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, Q2 डैश 6 टाइम्स हो गया, R/9 हो गया, 1/9 टाइम्स हो गया। अब करिए, पहला चार्ज आधा कर दिया, दूसरा चार्ज 6 टाइम्स कर दिया, डिस्टेंस जो है 1/9 कर दिया, सेपरेशन जो है 1/9 कर दिया। अब जल्दी से करिए इस वाले तरीके से, जल्दी से करिए गाइस इस वाले तरीके से, 1 मिनट के भीतर। एक को 1/3, दूसरे को 6 टाइम्स, तीसरा 1/r को 1/9 कर दिया। F की वैल्यू कैसे निकलेगी, F डैश 1/3 इंटू 6 इंटू अपॉन 1/9 का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, 2 इंटू 9 का स्क्वायर इज 81, तो हो जाएगा 162 टाइम्स 16 F डैश हो जाएगा 162F। बात समझे? तो बार बार करने की जरूरत नहीं, आप इसमें प्रोपोर्शनैलिटी वाला लॉजिक आप लोगों को पता है, वैसे कर लेंगे। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, और ज्यादातर लोग को पता होगा। लेकिन मैंने देखा कई लोग 11th 12th में आते हैं लेकिन बेसिक्स पर थोड़ा सा कमजोरी होती है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, लेकिन करना लॉजिकली है, सॉल्व कम से कम करना है, दिमाग ज्यादा से ज्यादा लगाना है। खैर, फॉर्मूला मैंने याद करा दिया। फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K का मान होता है, वैल्यू होती है, मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू या मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होती है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका मतलब होता है कितने आसानी से, कितना इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन मीडियम से पास कर सकती है। यहां तक बात क्लियर है? स्केलर फॉर्म याद है, 2 पॉइंट चार्जेस होंगे जिनका सेपरेशन R है, फोर्स इतना लगेगा। क्लियर? अब आते हैं मुद्दे पर जहां मामला फंसेगा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, किस पे आते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ तो आपको पता है, इन वेक्टर फॉर्म, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो कुछ खास बात नहीं है लेकिन सुन लीजिएगा थोड़ा। जब ये वेक्टर फॉर्म डील करते हैं, हम कार्टेशियन सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। एक चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर, ये चार्ज Q1 है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है। एक चार्ज Q2 है। ज्यादातर सवाल जेई में भी और CBSE में भी वेक्टर फॉर्म से आते हैं, तो जिसको वेक्टर्स का लॉजिक क्लियर नहीं है रिवाइज कर लेना, और अगर आप लोग को ज्यादा जरूरत हो तो एक बार आप कमेंट करके लिखना कि सर वेक्टर्स रिवाइज करा दो 12th के लिए, तो मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, ये Q1 है, Q2 है। अब जो फोर्स लगेगा, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो ये है। अब देखो जो F12 लगेगा वो किधर लगेगा, इस पर देखो फोर्स जो लगेगा, ये कूलम्बिक फोर्स जो होता है, ये जो कूलम्बिक फोर्स होता है कैसा होता है, मैंने इस पे बताया था एक दिन और भी, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब acts along line joining the two charges, acts along line joining the two charges, acts along line joining the two charges। माने ये फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलॉन्ग काम करेगा। सेंट्रल फोर्स याद रखना सब, ये फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलॉन्ग काम करेगा। ग्रेविटेशन भी ऐसा ही फोर्स होता है, लेकिन दुनिया का हर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऐसा नहीं होता, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, QV क्रॉस B जो होता है, तो ये इसी लाइन के अलॉन्ग काम करेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव भी मानेंगे। इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, F12। इसको कैसे पढ़ेंगे, F21। कई लोग उल्टा बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से F12 पढ़ना चाहिए। F12 जो आपका ये F12 है, ये क्या चीज है, F12 इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2।
अब देखिए ये डिस्टेंस, तो देखिए आपको ये डिस्टेंस जो है ये R21 का मॉड है। ये डिस्टेंस क्या है? R21 का मॉड है, R12 जो भी कह दो, जिसका मतलब बेसिकली क्या है? मॉड ऑफ R1 माइनस R2, R2 माइनस R1 कर लो, कुछ भी कर लो, मॉड ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर के लॉजिक से आप लोग को याद होगा, मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, R1 ये है, R2 ये है। अब R21 जब निकालोगे, R21 निकालोगे, इसका मतलब क्या होगा? R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 का मतलब क्या लिख सकते हो? R2 प्लस माइनस R1। अब यहां पर जो ये R2 तो ऐसा है, माइनस R1 कैसा हो जाएगा? R2 आपका ऐसा है, माइनस R1 कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये R2 है, ये माइनस R1 है। और ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ऑपोजिट साइड में जब लोगे तो ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1। ये पता होगा आप लोग को ट्राइंगल लॉ से, दो साइड एक डायरेक्शन में, तीसरा साइड ऑपोजिट लिया तो वो R21 का डायरेक्शन हो गया। मतलब जो F21 है ये R21 के लॉन्ग लग रहा है। किधर लग रहा है? ये R21 के लॉन्ग। ऐसे ही जब आप R12 की बात करोगे, अगर मैं बोलूं R12 क्या होगा, तो दिस वुड बी R1 प्लस माइनस R2। ध्यान देखो, यहां से रिलेट करना, R1 R1 जैसा रहेगा, R1 R1 जैसा रहेगा, R2 उल्टा हो जाएगा, R2 ऐसा हो जाएगा, दिस इज माइनस R2, दिस इज R1, और R12 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा ऐसा हो जाएगा, दिस इज R1 माइनस R2 या R12। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो ये जो फोर्स लग रहा है F12 किधर लग रहा है? R12 के लॉन्ग, और ये वाला फोर्स किधर लग रहा है? R21 के लॉन्ग। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई वेक्टर वाई लॉजिक से? वैसे भी समझ जाओ, अगर नहीं जानना है वैसे तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव लगेगा, इधर लगेगा। ये इसको इधर ढकेल रहा है, इसको इधर ढकेल रहा है, इनमें से एक भी नेगेटिव होगा तो दोनों फोर्स अंदर की तरफ हो जाएंगे, वो आप समझ जाओगे। ठीक, लिखते कैसे हैं इसको? क्योंकि वेक्टर में आएगा तो समझने से नहीं होगा, लिखना ही पड़ेगा ना उसको प्रॉपरली। तो लिखेंगे कैसे? F21 मान लो हमें F12 निकालना है, तो F12 को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं सब कुछ वैक्यूम में बात कर रहा हूं, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर या R12 मॉड का स्क्वायर इनटू, ये ध्यान देना, R12 कैप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर बड़ा ध्यान देना। डायरेक्शन बता रहा है ये R12 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर माने जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टूवर्ड्स R12। जो R12 की तरफ है, R12 जो है उसी तरफ ये वाला फोर्स लग रहा है, तो उसका एक यूनिट वेक्टर है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। ऐसे ही मैं अगर F21 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? F21 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या R21 लिखो R12 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू यहां ध्यान देना R21 कैप। ये वाली बात ध्यान देना, R21 कैप। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? ये फोर्स लगेगा, वो टेक केयर कर लेगा। कोई चार्ज नेगेटिव होगा तो बता दूंगा, वो अपने आप टेक केयर हो जाएगा। अब कुछ भी हो साइन से फर्क नहीं पड़ रहा है। ये R12 की तरफ लग रहा है, ये R21 की तरफ, F21 R21 की तरफ लगेगा, F12 R12 की तरफ लगेगा। यहां तक बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो फिर मैं आगे बताऊं। यहां तक बात क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ो। मैं नीचे वाला हिस्सा हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। या आपको पता है ट्राइंगल लॉ वाली बात, क्योंकि मैं इसी पे लिखना चाहता हूं। वो समझने के लिए था, किसी को कंफ्यूजन होगा तो एक बार पलट के देख लेना आप लोग। ठीक, अब ये R12 कैप बेसिकली जो है, ये R12 कैप को हम लोग कई बार ऐसे भी लिखते हैं, R12 अपॉन मॉड R। R12 को मॉड R भी लिख सकता हूं, मॉड R21, कुछ भी लिखो। और अगर इसको मैं यहां से चेंज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? F, कई बार ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे, F12 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आप लोग पता है क्या है, नहीं सॉरी, हाँ R12 है मान लीजिए, स्क्वायर इंटू R12 अपॉन मॉड R12। अब इसको और ठीक करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब हो जाएगा, नीचे यहां R12 क्यूब हो जाएगा इंटू R12। कई बार ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे तो कंफ्यूज मत होना कि क्या गड़बड़ी तो नहीं हो गई है, कुछ सब कुछ सेम है। यूनिट वेक्टर को हटाया, ऊपर एक R ले आया, नीचे भी R ले आया, इसका मतलब ये नहीं कि F प्रोपोर्शनल टू R क्यूब हो गया। इसका मतलब ये नहीं ऊपर भी एक R है नीचे भी R है, इसका मतलब ये नहीं कि F प्रोपोर्शनल टू R क्यूब हो गया। परेशान मत होना। कॉन्सिक्वेंटली इसको भी हम कैसे लिख देंगे, F21 को मैं सीधे लिखूंगा F21 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 क्यूब कोई लिख ले इंटू R21 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोपोर्शनल टू R क्यूब हो गया, 1/R क्यूब हो गया है, ऊपर भी R है नीचे भी R है, बेसिकली वो प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर ही है। लेकिन लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, इसमें आप चाहो लिख सकते हो, क्योंकि R21 कैप था R21 अपॉन मॉड R21 R12, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझे नहीं समझे, पक्का। अब सारा खेल, दो तीन बातें और हैं फोर्स के बारे में। वेक्टर फॉर्म में ऐसे करेंगे, कैसे वेक्टर, अब जैसे मैंने ऐसा दिखा दिया तो देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, वेक्टर्स में कैसे करेंगे और सवालों में कैसे इसको लाएंगे, दोनों चीजें देखते हैं आगे, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए। कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूं, कर लिया है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, हाँ चलिए। ठीक है, सॉरी। अब इस फोर्स के बारे में कुछ बातें। पहली बात जो ये कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैंने एक शब्द बोला ही, बार बार नहीं लिखूंगा, सेंट्रल फोर्स होता है। क्या मतलब है, एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दूसरी बात, इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब क्या हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डेंस में, मतलब F21 जो है वो माइनस F12 के बराबर होगा। देख भी सकते हैं, इस फिगर से भी आप देख रहे हो, इसका माने क्या हुआ भाई, इस फिगर से देख रहे हो कि नहीं, ये इधर लग रहा है तो ये ठीक उसका उल्टा लग रहा है, ये इधर लग रहा है तो ये ठीक उसका उल्टा लग रहा है। ठीक, बात समझे, कहने का मतलब क्या था, ठीक। और Q1 Q2 अगर Q1 एंड Q2 सेम साइन के हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो F21 जो है वो किधर लगेगा, R21 के अलॉन्ग लगेगा। एंड Q1 एंड Q2 ऑपोजिट साइन के साथ हो, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है। इसका मतलब नेचर ऑफ फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है। और अगर Q1 Q2 ऑपोजिट साइन के हैं तो F21 उल्टा लगेगा, R12 के लॉन्ग लगेगा, माइनस R21 या R12 के लॉन्ग लगेगा। मतलब फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है। और यह आपने और कहां देखा था, R12 लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो माइनस R21 भी लिख सकता हूं मैं। यह आपने कहां देखा था, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो हम कैसे लिखते थे ग्रेविटेशन में, F12 माइनस GM1 M2 बाय R स्क्वायर इंटू R12 कैप। याद आ रहा है आप लोग को, ये देखो, चूंकि वो फोर्स हमेशा कैसा था, अट्रैक्टिव होता था ग्रेविटेशन में, इसलिए माइनस ऑलरेडी लगा लिया था, इसलिए ये माइनस ऑलरेडी लगा लिया था इस R12 के हिसाब से। समझ रहे हो नहीं, पक्का। तो अगर माइनस R2 F21 क्या हो जाएगा, माइनस R21 हो जाएगा। अगर दोनों चार्जेस का साइन ऑपोजिट है तो ऐसा हो जाएगा, वो अपने आप टेक केयर। आप वहां माइनस लाओगे एक तो अपने आप R21 का माइनस R1
F21 का माइनस R21 हो जाएगा, R21 के आगे एक माइनस लग जाएगा तो माइनस R21। बात समझे? पक्का? श्योर? आगे बढ़ो? श्योर? इस पर सवाल भी करेंगे। और आखिरी बात इसी में, फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। follows law of सुपरपोजिशन। फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब भाई क्या, कि मान लीजिए यहां पर कई सारे चार्जेस हो, Q1 था और ये Q2 था, ठीक। अब इसमें आपको वेक्टर मतलब डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे किधर फोर्स लगा रहा है, ये मान लीजिए कुछ डिस्टेंस है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, F12 इधर लग रहा है। अब मान लो यहां पर एक चार्ज आ गया आपका Q3, क्या Q3 के आने से F12 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यही लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है। F13 किधर लग जाएगा, अगर ये लाइन इसको जोड़ रही थी, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो F13 इधर लग जाएगा और जो F नेट हो जाएगा इनका वेक्टर सम हो जाएगा। मान लो एक चार्ज यहां आ जाए -Q4, क्या इसके आने से इन दोनों पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो फोर्स है किधर लगेगा, ये वाला जो फोर्स है वो इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, F14 इधर लगेगा। और जो F नेट की वैल्यू है, F नेट ऑन Q1 सिंपली कितना हो जाएगा, F नेट ऑन Q1 सिंपली कितना हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14, सबका वेक्टर सम कर देना है और कुछ नहीं सोचना है, सीधे वेक्टर सम करके सवाल को निपटा देना है। बात नहीं समझ में आई? नहीं आई? पक्का? सोच लीजिए, सोच लीजिए, आई कि नहीं आई? आ गई? आगे बढ़ा जाए क्या? अगर आ गई है तो आगे बढ़ा जाए? श्योर? इस पे सवाल भी करेंगे तो बात और समझ में आएगी। अब वेक्टर फॉर्म पर मैं एक अपने मन से एक सवाल देता हूं, फिर आप लोग को एक PYQ दिखाता हूं। एक रैंडम सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए Q1 है, एक चार्ज है Q1 जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 -1, एक चार्ज है Q2 जिसका कोऑर्डिनेट है 3 0 1। वेक्टर फॉर्म में F और ये इसकी वैल्यू है Q1 है 2 माइक्रोकूलम और ये है -6 माइक्रोकूलम। फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, आपको ये निकालना है। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे, जल्दी बताइए कैसे करेंगे, जल्दी बताइए गाइस, सोचिए। वेक्टर फॉर्म में करिएगा। चलो कर लिया आपने, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, या जैसे क्यूब वाला करना हो वैसे कर लो, ठीक। R12 के लिए तो R1 R2 निकालना पड़ेगा, तो मैं यहीं से जो हैक इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा, जो तरीका इस्तेमाल होगा सब कुछ IJ के फॉर्म में करो। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, अच्छा ठीक है, उस पर आते हैं। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1I प्लस 2J माइनस K। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3I प्लस 0J प्लस 1K, ठीक। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, मैं बिना कुछ बनाए मैं सीधे वेक्टर उसमें कर रहा हूं। R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2I 2 माइनस 0 प्लस 2J माइनस 2K। बात समझ में आई? पक्का? श्योर? यहां तक क्लियर है? तो ये R12 जो है इसका मॉड कितना हो जाएगा, आपको पता है, रूट करके ऐसे निकलेगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अरे वाह सब 2 2 2 है, तो √8 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक। अब सब कुछ मिल गया। अब एक चीज यहां ध्यान रखना है, ये एक साइन कैसा है, नेगेटिव है ना, तो अगर ये या तो समझ जाओगे जब माइनस लाओगे तो वो R21 बन जाएगा, या देख लेना, मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R12।
ये माइनस, क्योंकि फोर्स का नेचर कैसा है, एक चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। वैल्यूज में भी माइनस लाओगे तो वहां से भी हो जाएगा, ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। जैसे करना, कई बार लोग, मैंने बोला वैल्यू साइन मत डालना, तो वो ध्यान रखना। तो अब बस कुछ नहीं करना है, -9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 कितना है 2 इंटू 6, अब साइन मत लेना, इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 अपॉन R, अच्छा हाँ R कितना है √8 का स्क्वायर। अब यहां क्या निकालना, R12 कैप मैं अलग से निकाल दूं क्या, R12 कैप कैसे निकलता, R12 कैप कैसे निकलता, R12 अपॉन मॉड R, R12 कितना आया था -2i प्लस 2j माइनस 2k अपॉन √8। तो ये भी यहां लिख सकते हो, इसको यहां मल्टीप्लाई अलग से करना हो अलग से कर दो, मतलब जैसे भी करना है, तो बेसिकली यहां ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे करेंगे अगर इसको, तो ये F12 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9 to the 18 6 है ना, 18 6 108, तो 108 में उसमें नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, 108 इंटू 10⁻³ अपॉन 8, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अपॉन 8, अच्छा इंटू, अब ये देखो अब ये आ जाएगी वैल्यू, ये माइनस या तो यहां रखना है या ये माइनस यहां ले लेना, माइनस ऑफ -2i प्लस 2j माइनस 2k अपॉन √8। अब इसको और ठीक करना हो, इसको 8³ बनाना हो, 8 √8 बनाना हो, जो करना हो वो आप कर लेना, वैल्यू ये हो जाएगी। इस माइनस को अंदर लेके जाना हो, जो करना है इसके साथ आप आगे कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो करना है आप कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोसीजर सीखो, जब भी Q1 Q2 दिया है आप पहले देख लो कौन सा फोर्स निकालना है, चार्ज अगर F12 निकालना है तो R12 कैप की करनी है बात, F21 होता तो R21 कैप करते, और चूंकि चार्जेस का साइन ऑपोजिट है तो शुरू में एक माइनस लगा लेना, अगर R12 या तो इसी को R21 बना देना, वो आप देख लेना। R1 कैसे होगा, ये होगा जो वैल्यू दी IJK के फॉर्म में, R2 कैसा होगा IJK के फॉर्म में, ये होगा, R1 माइनस R2 क्या होगा, ऐसे होगा, मॉड R निकाला, R कैप निकाला, सारी वैल्यूज डाल दी, कुछ भी नहीं करना है। बात समझ आ गई या नहीं आई, या कंफ्यूजन है किसी को तो बताइए। बढ़िया सवाल है, प्रोसीजरल सवाल है, मेथड वाला सवाल है, कैसे करते हैं, अगर वेक्टर्स में सब कुछ आ जाए, परेशान नहीं हो जाना है। कई लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये करेंगे, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। नो, यू ऑलवेज डू इन IJK, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह ये सब बकवास है, सिर्फ IJK में सब कुछ करिए। बात क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक, श्योर। चलो आगे चलते हैं, तो वैरायटी ऑफ सवाल है इस पे, देखते हैं जरा। ये भी एक चीज है, इस पे रुको, भी आते हैं, इस पे आते हैं। स्टेट कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट इन वेक्टर फॉर्म फॉर 2 चार्जेस, ये हमने भी कर लिया, ये 2024 में शायद सवाल आया हुआ था। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, आपको पता है F12, ये मैं बता रहा हूं, आपको पता है, ठीक है। गॉसेस लॉ पे भी आते हैं, अभी ये नहीं करना है, अभी इस पे आगे आएंगे। गॉसेस लॉ पे ये वाला सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल है, जल्दी से करिए। 2 चार्जेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू A निकालना है, ये याद रखना। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करिए। चलो करूं क्या, मैं कर देता हूं, चलिए। एक चार्ज है Q 2Q, एक चार्ज है A, पॉइंट A पर एक चार्ज रखा है Q, जिसका कोऑर्डिनेट है 0i प्लस 0j। एक दूसरा चार्ज है 2Q जो पॉइंट B पर रखा है, जिसका कोऑर्डिनेट है A, A, मतलब बेसिकली AI प्लस AJ, ठीक, 0,0 दिया था, ठीक।
हमें निकालना है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर बी ए कैप। सारा खेल इसी का है, बाकी सारी चीज तो बड़ी आसान है। आर बी ए क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए, विच विल बी, माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, ए आई प्लस ए जे। मॉड आर कितना हो जाएगा, मॉड आर बी ए विच इज इक्वल टू मॉड आर, ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज रूट 2a। ठीक, अब वैल्यूज डाल देते हैं। अच्छा ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं, या जिसको आगे ऐसा भी आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर क्यूब इंटू आर बी ए। बात तो वही आ जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ Q इंटू 2Q, आर की वैल्यू कितनी आई है, रूट 2a का क्यूब इंटू आर बी ए कितना है, ए आई कैप प्लस ए जे। तो ये कितना हो जाएगा, के रहने देता हूं, इसको मैं पूरे के लिख लेता हूं बार बार, ठीक है, वैल्यू की जरूरत नहीं, आखिरी में लिख दो के 2k क्यू स्क्वायर, 2k क्यू स्क्वायर इंटू ए आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि किताबों में आंसर जब आप देख कंफ्यूज मत हो जाना, ए है और नीचे कितना है 2√2, ध्यान देना 2√2 ए क्यूब, ठीक, ए क्यूब, ये तो बाहर आ गया था, ठीक है। अब देखो एक ए कटेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, एक 2 कटेगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2a स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10⁹, वो अलग से आप बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक लग रहा है। गलती होनी नहीं चाहिए कोई, वैसे छोटी मोटी गलती हुई होगी देख लीजिएगा, वैसे गलती लग नहीं रही है, कोई गलती लग नहीं रही है कोई। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इस तरीके से सवाल एग्जाम में आते हैं, जेई में भी आते हैं। अगर ये प्रोसीजर आप समझ गए तो बड़ा इजी हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, हर कुछ आईजेके के फॉर्म में करना है। जहां पर भी वेक्टर नोटेशन की जरूरत पड़े सब कुछ आईजेके के फॉर्म में करिए, सवाल तुरंत आराम से हल हो जाएगा। चलो आगे, चलो एक तो ये सवाल हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और है। अच्छा ये थोड़े ट्रिक्स वाले सवाल है, ये थोड़ा सा टाइप्स है, ट्रिक्स है, ये आपको आने चाहिए तभी आप एग्जामिनेशन में कर पाओगे इस तरह के सवाल भी। तो जल्दी से इसको बताइए कैसे होगा ये। A charge Q is to be divided into two parts such that repulsive force between them is maximum for given separation. मैं एक तरीके से आपको समझाता हूं इसे, फिर मैं लॉजिक से बताऊंगा। मान लो 10 कूलम का चार्ज है, इसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, एक बार 1 बना दिया, एक बार 9 बना दिया, 1,9 बना दिया, एक 1 9 था, एक बार 2 8 बना दिया, एक बार 3 7 बना दिया, एक बार 4 6 बना दिया, एक बार 5 5 बना दिया। समझा रहा हूं क्या बोल रहा है सवाल, फिर मैं इसको कैसे करना है, ऐसे नहीं करना एग्जाम में, तो कैसे। तो जब 1 × 9 है तो जो Q1 Q2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, R तो सब जहां सेम सेपरेशन के लिए, तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा 9 16 21 24 25, R सेम है, K सेम है, Q1 Q2 से तय हो रहा है, तो मैक्सिमम किस में वैल्यू आएगी, मैक्सिमम होगी जब दोनों आधे आधे हो जाएंगे, Q/2 हो जाएगा, तब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये तो मैंने आपको ऐसे ट्रिक वाले तरीके से दिखा दिया। अब एग्जाम में कैसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें डिफरेंशिएशन में Q है, एक को Q मान लो, दूसरे को Q - Q मान लो, और यहाँ वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल याद रखना ये वेरिएबल है,
ये आपका वेरिएबल है जिसके सब कंटेक्स्ट में डिफरेंशिएशन वगैरह करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है, मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है। तो पहले फोर्स निकालेंगे, एफ की वैल्यू क्या होगी, के इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, विच वुड बी के बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहां से मैथ शुरू होगी, जो बायो वाले लोग परेशान हो सकते हैं। फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, वेरिएबल क्या है, छोटा वाला क्यू है, df बाई डी क्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले df बाई डी क्यू निकाल लेते हैं, वेरिएबल छोटा वाला क्यू है, ध्यान रखना। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो k बाय आर स्क्वायर अलग हो जाएगा, क्यू का d बाई डी क्यू ऑफ, मैं लिख देता हूं, क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये k बाय आर स्क्वायर तो अलग हो गया, क्यू का क्या होगा, क्यू का डिफरेंशिएशन बन जाएगा, बड़ा वाला क्यू सेम रहेगा, क्यू माइनस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2q। और इसको हमें किसके इक्वेट करना है, 0 के इक्वेट करना है, 0 के इक्वेट करना है। ये सब उधर चला जाएगा, तो q माइनस 2q इज इक्वल टू 0 या 2q इज इक्वल टू q या q इज इक्वल टू q बाई 2। जब आधे आधे में दोनों चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। आपको ये रेशियो निकालना है तो q की वैल्यू q बाई 2 हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई बताइए तुरंत। अगर समझ में आई तो बताइए, नहीं आई तो बताइए। इस तरह के सवाल जेईई में ही पूछे आते हैं, एग्जाम में ही पूछे आते हैं। ये मैथमेटिकल ट्रिक वाले सवाल है, नहीं आएगा तो ये सवाल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, दो चार्जेस हैं ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दिस चार्जेस थर्ड चार्ज q मस्ट बी प्लेस्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सब पे, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ट्राई करिए पॉज करके, जल्दी से पॉज करके ट्राई करिए। मैं 1 सेकंड में आता हूं, मैं 1 सेकंड में आता हूं। ट्राई किया आप लोग ने, करते हैं। एक चार्ज है 4q, इसमें देखो एक ट्रिक है वो ध्यान देना, और दूसरा चार्ज है q। कहीं एक चार्ज रखना है इन दोनों के बीच में, कहीं भी रखना। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई थी, ये दूरी दी हुई थी r। कहीं एक चार्ज रखना है, मान लीजिए हमने यहां एक चार्ज रख लिया बड़ा वाला q, कहीं पर भी हो सकता है वो, मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। अगर नेट फोर्स 0 का दिमाग से आप सोच सकते हो थोड़ा, नेट फोर्स 0 करना है तो चार्ज किसके पास, छोटे वाले क्यू के पास रखना चाहिए, बड़े वाले क्यू के पास रखना चाहिए, छोटे वाले क्यू के पास रखना चाहिए। वैसे मैं कहीं भी रखूं तो वो आर अपने आप टेक केयर कर लेगा, मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं, ताकि ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाए। क्यू यहां रख दिया, अब ये डिस्टेंस है मान लो x, और ये डिस्टेंस है कितनी, r माइनस एक्स। ठीक, ये बड़ा वाला क्यू होना चाहिए, तो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यू यही है, कुछ भी हो वो तो अपने आप आ जाए क्यू की वैल्यू, क्यू बड़ा वाला होना चाहिए यहाँ पर। ठीक,
छोटा वाला क्यू दे रखा है, छोटे वाले क्यू सही कर लेते हैं। ठीक, ये छोटा वाला क्यू क्यू के बराबर दे रखा है, तब तो बड़ा आसान सवाल हो जाएगा। इस पर नेट फोर्स 0 है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पर जो फोर्स लगा रहा है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो एफ ए किधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, इस वाले फोर्स पर जो इधर लग रहा है ये एफ ए, और एफ बी किधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, साइन ऑपोजिट है, इक्वेट कर देंगे तभी एफ नेट 0 होगा। बस वैल्यूज डाल देंगे के 4q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के तो गया, वही तो मैं कह, क्यू स्क्वायर ये भी गया, तो यहां से क्या हो जाएगा 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ले लिया, अंडर रूट कर दिया दोनों तरफ, तो फिर r माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटू 2 इज इक्वल टू x, 2r माइनस 2x इज इक्वल टू x, और 2r इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 2r/3, x इज इक्वल टू 2r/3, तो x को कहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब वैसे क्यों कुछ भी होता कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो कटना ही था, वो तो कट ही जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई रैंडम क्यू है, मान लेते हैं यहां पर सवाल में, ठीक है मैं सही सोच रहा था, मैं जो सवाल छोड़ना चाहता, जैसे मैं करना चाहता था इस सवाल को, ठीक है मैं सही सोच रहा हूं, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, एक सेकेंड, मैं सवाल में थोड़ा सा मॉर्फ कर रहा हूं। मान लेते हैं ये कोई रैंडम सा क्यू है, ये क्यू नहीं है, where should third charge q was replaced in equilibrium, what is the magnitude and also what is the magnitude, सवाल में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, magnitude and sign of q, इस बड़े वाले q का मैग्नीट्यूड और साइन कितना होगा। अगर मैं इसको एक q करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वाले q की बजाय यहां q आ जाता, यहां पर भी q आ जाता, तब भी ये q कट जाता, तब भी ये q कट जाता, और सब कुछ वैसे ही चलता। लेकिन इसमें मैंने एक चीज जोड़ दिया, इस q के बारे में बताओ, ये q क्या होगा इसके बारे में बताओ, ये करते हैं, ये ज्यादा इसमें बढ़िया पार्ट है इसका, ये बढ़िया पार्ट है, सवाल को मैंने फालतू में इतने बड़े में कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट ध्यान, एक मिनट रुक जाओ आप, एक सेकेंड बेटा, यहां मैं उसको करूंगा आराम से, वो भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। यहां से इसको मैं अगर यहां कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स, टू बाई एक्स इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स, तो 2r माइनस 2x इज इक्वल टू x, 3x इज इक्वल टू 2r, x इज इक्वल टू 2r/3, ये आ जाएगा, यहां से इसकी दूरी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, ये तो आसान है। अब यहां पर ध्यान देना, जो मैं बताना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूं, वाइल फाइंडिंग, ध्यान देना, जब इस क्यू वाइल फाइंडिंग क्यू यू फाइंड शो यूज एफ नेट ऑन ए और बी इक्वल टू 0, इसका इस्तेमाल करना, इस पर मत निकालना वरना क्यू कट जाएगा तो वैल्यू कहां से मिलेगी क्यू की। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एफ नेट ऑन ए इज इक्वल टू 0, हम इस पर देखेंगे ए वाले पर। अब अगर ध्यान दो, ए पर फोर्स एक ये जो क्यू लगा रहा है, जो इसे मान लेते सी, जो एफ सी लगा रहा है, अच्छा पहली बात तो अगर इसका साइन देखना है तो एफ बी किधर लग रहा है, इस पर देखो ध्यान से, यहां बना दूं क्या मैं दोबारा, इसी बना लेता हूं,
एफ बी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, एफ बी इधर लग रहा है ना, तो एफ सी किधर लगना चाहिए? अगर इस पे एफ नेट जीरो करना है, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो करना है, तो जो सी के कारण लग रहा है फोर्स वो किधर लगना चाहिए? वो इधर लगना चाहिए, एफ सी पहली बार इधर लगना चाहिए। इससे क्या पता लग गया? जो ये क्यू है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आप यहां पर भी यही कर सकते हो, वैसे वैल्यू से भी दिखाऊंगा, यहां से भी कर सकते हो। इस पर अगर आप यहां से करोगे, अगर आप इस वाले तरफ से करोगे, तो जो एफ ए लग रहा है इधर लग रहा है, रिपल्सिव है। एफ सी किधर लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए, मतलब फिर से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्यू की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ये बात यहां से ही पता लग रही है। हम शुरू करते हैं एफ नेट ऑन ए इज इक्वल टू 0 पर। तो एफ बी प्लस एफ सी इक्वल टू 0, अगर वेक्टर के साइन के साथ लिखूं, या एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ सी। वैल्यूज डाल देते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं, अभी तुरंत निकल जाएगा। एफ बी की वैल्यू कितनी होगी? जो फोर्स बी पर लगा रहा है, जो फोर्स ए बी पर लगा रहा है, के 4q इंटू क्यू अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू के 4q इंटू क्यू। देखो यहां माइनस लगेगा, देख रहे हैं यहां माइनस का साइन है, अपॉन माइनस लगा हुआ है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स कितना था? 2r/3, 2r/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो काफी कुछ निकल आएगा। ये कट जाएगा, कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एक क्यू भी कट जाएगा, तो बचा क्या? क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय, ये आर स्क्वायर भी कट जाता, 4r स्क्वायर बाय 9 अब यहां से आप देख सकते हो ये आर स्क्वायर भी कट रहा है। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू की वैल्यू आ जाएगी -9/4, -9, सॉरी ये गड़बड़ी कर, -4/9 क्यू। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? -4/9 क्यू हो जाएगा, उधर जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इस पे साइन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4/9। मैं क्या लिखता हूं मैं? -4/9 क्यू। बहुत बढ़िया सवाल है, फिर से बता दे रहा हूं। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इस क्यू का, इस क्यू का जो मैग्नीट्यूड आएगा, क्यू का मैग्नीट्यूड आएगा -4/9 क्यू। लॉजिक ना समझ में आया हो तो जब डिस्टेंस निकालनी होगी तो इस पर फोर्स लेना ताकि दोनों क्यू क्यू कट जाए, आर के टर्म से भी डिस्टेंस निकालनी है। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, व्हाइल फाइंडिंग क्यू यूज एफ नेट ऑन ए और बी इक्वल टू 0। मैंने एफ नेट ऑन ए करके 0 करके कर लिया, आप बी भी करोगे तो बात वही आएगी। आप करके देख लेना, यहां 1/3 आ जाएगा। आप करके देख लेना, वो टेक केयर हो जाएगा। आप करके देख लेना, वो टेक केयर हो जाएगा। बात समझे? साइन कैसे बताया, यहां से भी कर सकते थे, कैसे करना है बात आपको समझ में आ गई होगी वैल्यूज डालकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये ट्रिक वाला एक सवाल है, जो आपको आता होगा तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। चले चले, पक्का, श्योर? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने से पहले एक चीज और हमने यहाँ की थी, क्या था जो मैं कहता हूं, इस पे आता हूं। व्हाट हैपेंस इफ वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर मीडियम। मान लो ये जो चार्जेस जो आपको Q1 Q2 है, इसको मैंने कहां डाल दिया? इसको मैंने कहां डाल दिया? पानी में डाल दिया। कहां डाल दिया? मान लो मैंने पानी में डाल दिया या किसी मीडियम में डाल दिया। तो अब क्या बदलेगा? अब जो बदलेगा वो बदलेगा, जो बदलेगा वो बदलेगा, परमिटिविटी बदल जाएगी। परमिटिविटी के बजाय हम क्या लिखेंगे? ई मीडियम लिखेंगे। तो 1f मीडियम अब कितना हो जाएगा? f किसी मीडियम में कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर f वैक्यूम होता यही तो कितना होता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर आप दोनों का रेशियो ले लो F मीडियम अपॉन F वैक्यूम तो कितना आ जाएगा ये, ध्यान दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट 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 जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन मीडियम। ठीक, या फोर्स ऑन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन मीडियम। ठीक, इस रेशियो को, ये जो है ना एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसे एक यूनिट के तौर पे एक चीज डिफाइन करते हैं के, ये के वो वाला छोटा वाला के नहीं, इस के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब एक बार और पढ़ेंगे इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैं यहां थोड़ी बात कर ले रहा हूं, के थोड़ा इंपॉर्टेंट है। के क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें मीडियम का है, मतलब क्या लिखेंगे इसे, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस है, रेशियो है चूंकि, यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, रेशियो है। एक और बात, के जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। के वैक्यूम या फ्री स्पेस 1 होता है, और मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। के मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इंफिनिटी होती है। ये ध्यान रखना, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब अगर ये समझ गए हो तो यहां से मैं एफएम को क्या लिख सकता था, एफ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इनटू वैक्यूम बाई के। ये भी एक डेफिनेशन होता है के का, ये भी एक डेफिनेशन होता है के का, एफ वैक्यूम बाय एफ के। ठीक है, बात समझ में आई, पक्का पक्का। तो एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम क्या होता है, के होता है, या एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम बाई के। यहां से क्या पता लगता है, व्हेन अ चार्ज सिस्टम is placed in any medium other than vacuum, electrostatic force decreases by a factor of k, decreases by a factor of k, where k is dielectric constant of medium. जैसे, या ये भी याद रखना है, k क्या होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। जैसे मैं बोलूं F वैक्यूम था एक चार्ज सिस्टम के लिए 80 न्यूटन, उसको एक मीडियम में डाला गया, एक मीडियम में डाला गया जिसका K है 4, तो F मीडियम कितना हो जाएगा, F मीडियम हो जाएगा F वैक्यूम अपॉन K 80/4 विच इज 20 न्यूटन। ये और कोई बोले कंडक्टर में डाल दिया गया, इसी को किसी कंडक्टर में या मेटल में डाल दिया गया जिसके लिए K इनफाइनाइट होता है, तो F कंडक्टर या F मेटल हमेशा हो जाएगा 0 हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। बात समझ में आई, बात समझ में आई।
इसका क्या सिग्निफिकेंस है, डेफिनेशन, रेशियो सब कुछ बताया गया। दोनों ही स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है, जेई में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है, ढंग से करना है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक बात है, ठीक बात है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, थोड़ा ऑल दो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना, क्योंकि टाइप सवाल है कि अगर नहीं कराऊंगा तो फिर आप लोग को मजा नहीं आएगा। ये दो छोटे छोटे सवाल हैं, ये भी कर लेते हैं, फिर इसकी बात खत्म करते हैं। ऊपर वाला कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बाद में करेंगे। बहुत सीधा सिंपल सा सवाल है, इन सब में डायरेक्शन ऑफ फोर्स ढंग से देखना है। बहुत सीधा और सिंपल सा सवाल है। जैसे 4 पॉइंट चार्जेस हैं जो एक स्क्वायर के साइड पे रखे हुए हैं, इसमें तो मुझे ही लगता ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। यहां पर रखा हुआ है 1, देखिए इसको मान लीजिए मैं क्यू मान लेता हूं, देखिए मैं इसको क्यू मान लेता हूं, और इसको मैं, अच्छा चलो ठीक है, इसको क्यू मान लेता हूं। तो ये वाला कितना हो गया, ए पर है, और ये वाला कितना हो गया, -2q हो गया। ये फिर कितना हो गया, q हो गया। ये कितना हो गया, -2q हो गया। और जब मैंने q को क्या असाइन कर रखा, q की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, मैंने q को असाइन कर रखा है। अब बोल रहा है सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज रखा हुआ है सेंटर में, 4q, 4 माइक्रोकूलम। ठीक, एफ नेट ऑन ओ निकालना, मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमें क्या निकालना है, बहुत सीधा सवाल है, एफ नेट ऑन ओ विच इज एफ ए, वेक्टर सम कर देंगे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से, प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, ये करना है। ठीक भाई, अब जब भी करना हो ऐसे सवाल 2 या 3 चार्जेस आए, सबसे पहले डायरेक्शन देखना। सबसे पहले क्या देखना, फिगर में डायरेक्शन देखना, वहां से सवाल शुरू करना। फिगर में देखा डायरेक्शन, फिगर में देखा सर डायरेक्शन, ये जो है, जो एफ सी लग रहा है, एफ ए जो लग रहा है, वो इसको रिपेल कर रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, एफ ए इधर लग रहा है, एफ बी किधर लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एफ बी इधर लग रहा है, एफ सी किधर लग रहा है, एफ सी इधर लग रहा है, और एफ डी कितना लग रहा है, एफ डी इधर लग रहा है। यही से पता लग गया एफ नेट 0 होगा, क्योंकि हमको पता है एफ ए, फिगर से पता लग रहा है एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी। ये के क्यू 4q था, ये क्यू था, ये 4q था, क्यू था, आर भी सेम है, तो ये हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ डी, और इस नाते इन दोनों से एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चारों को जोड़ोगे तो स्ट्रेट अवे सवाल अगर इस तरह के आते हैं सिमेट्रिकल कंडीशन वाले, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डायरेक्शन देखिएगा और फिर सवाल करिएगा। ठीक बात है, ठीक बात है, हाँ ठीक है। इसके आगे इससे संबंधित मुझे लगता नहीं कुछ बचा है, इफ आई एम राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो जाएगा यहां से, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये पार्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोग बताइए, आप लोग क्या राय है, आगे बढ़ाया जाए या मैं भी एक थोड़ा ब्रेक ले लूं और इस वीडियो को अननेसेसरी बहुत लंबा ना करते हुए, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे, तो लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कूलम्स लॉ करते करते, क्योंकि वराई सारे जो भी टाइप्स थे सारे सवाल कर दिए, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में सब कुछ कर दिया। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तब तक ये सारे सवाल एक बार जरूर पॉज करके खुद लगा लेना, और कूलम्स लॉ पे वैरायटी ऑफ सवाल उठाओ इंटरनेट से कहीं से भी और लगाओ, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी बात ना समझ में आई हो तो कमेंट करो, और जिन लोगों ने, मैं फिर से बात रिपीट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, प्लीज सीरियसली पढ़ाई कर दो, इट्स ऑलरेडी हाई टाइम। चाहे आप जेई करना हो, बोर्ड्स का कुछ भी करना हो, फिजिक्स मतलब पीसीएम वालों पढ़ाई शुरू कर दो, वरना लेट हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जाते जाते, अगर आप में कोई ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है और उसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप देखोगे वीडियो पर पे हर तरह कंटेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपको सारा कंटेंट मिलेगा। हम लोग हर वीक में एक लाइव वीडियो भी कर रहे हैं, लाइव सेशन भी कर रहे हैं। आजकल तो सीयूईटी का लाइव चल रहा है, अदरवाइज हम लोग लगातार लाइव सेशंस भी कर रहे हैं, बोर्ड्स की बहुत रिगरस तैयारी कराते हैं। तो प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक ड्रॉप करते हुए जाना। कोई बात अच्छी लगे, बुरी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, या ऐसे ही एक बोल देना, सर
समझ में आ गया? कोई सवाल भी हो, कोई न्यूमेरिकल वगैरह फंस रहा हो, कोई कंसेप्ट फंस रहा हो, तो कमेंट करके बताना। हमारी टीम हर वीडियो, हर कमेंट पे मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो विद दिस साइनिंग ऑफ, वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हुए। तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस, बाय।